पता नहीं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही। वो मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग ना मैं कर तो रही हूँ, ये हो क्यों नहीं रही है समझ नहीं आ रही। पहले तो मैंने की है 3 रिकॉर्डिंग्स। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रही हूँ। स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दिया और स्टॉप। आई थिंक ये कैमरा अगर ऑन हो तभी रिकॉर्डिंग होती है, मुझे यही लग रहा है। एक मैं कैमरा ऑन करके देखती हूँ। हम्म, इस दिन मैं कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करके देखती हूँ कि हो रही है कि नहीं। पता नहीं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही, इसमें हो तो रही थी तब। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो दिखा रहा है। वो देख रही हूँ। अच्छा हाँ, एक रिकॉर्डिंग अभी आई है। आई थिंक नेटवर्क स्लो है ना, इस वजह से। मैं स्टार्ट कर देती हूँ, अब देख लेंगे। हाँ ठीक है, मैं अब फिर से पढ़ाती हूँ। मैम अपने आप लीव हो गई थी। नहीं नहीं, मैंने तो अपने आप लीव कर रही थी। मैं तो पता है क्यों अपने आप को मैं लीव कर रही थी, मैं तो ये चेक कर रही थी रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं। तो वो अभी मैंने जब देखा ना, मैं आपको भी शेयर स्क्रीन कर रही हूँ ना, आपको भी अब यहाँ से एग्जिट करके तो फिर वो गायब हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक रिकॉर्डिंग है। आई थिंक नेट स्लो है ना, इस वजह से वो बाद में दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ये वाला पढ़ रहे थे ना, प्रिंट ए बी। यहाँ पर व्हाट वी वर स्टडिंग, बी की वैल्यू कितनी थी 240। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी थी 240। 240 में से जब 5 गया तो कितना बना 235। तो B was pointing to earlier, B was pointing to 240, and when we have deducted 5 from 240, now it is pointing to 235। तो B की जो लोकेशन है वो चेंज हो गई ना। B पहले 240 को पॉइंट कर रहा था, अब भी 235 को पॉइंट कर रहा है। तो जब हमने A is B कहा तो वो ट्रू दे दिया, क्योंकि A भी अब 235 को पॉइंट कर रहा है, और क्योंकि B में से हमने 5 माइनस कर दिया, इसीलिए B भी 235 को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद जब हम आईडी देखेंगे तो कुछ की आईडी किस किस की सेम होगी, ये वाली 492124,000। 492124,000, ये बेसिकली क्या होगा। और ये कौन सी है, ये भी सेम है, क्योंकि सभी 235 कर दिए हमने, है ना। अब आप जब इसको प्रैक्टिकली करोगे तो कंप्यूटर में ये हर किसी का जो आईडी है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगी। आपके कंप्यूटर में अलग आएगी आईडी। हमने करके ही देखा था प्रैक्टिकली, तो उसमें वो डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, उसके बाद अब हम चेक करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। डबल इक्वल टू इट चेक्स फॉर इक्वालिटी, ये किसको चेक करता है, चेक्स फॉर इक्वालिटी। और सिंगल इक्वल टू जो है, इसको व्हाट वी कॉल इट असाइनमेंट ऑपरेटर। अब उसके बाद जब हमने प्रिंट किया, प्रिंट ए कोमा बी, तो ए और बी दोनों की वैल्यू उसने 235 ये दोनों की वैल्यू जो है, इट हैड प्रिंटेड 235 फॉर बोथ ए इज बी। अब इसने कहा कि क्या ए बी है, ए बी के बराबर है। यस, ए बी के बराबर है, क्योंकि ए भी सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पे 235 है, एंड बी इज ऑल्सो पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। ए डबल इक्वल टू बी, ये भी ट्रू है, क्योंकि ए में 230। देखो आप ध्यान देना एक बात, जो इज होता है ना, ये एड्रेस के ऊपर काम करता है, मेमोरी लोकेशन के ऊपर।
कि जो ए इज बी मतलब ए किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और बी किस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। लेकिन जो डबल इक्वल टू होता है ये सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक करता है। उसके सामने 235 और 235 है तो वो बस देखेगा कि हाँ 235 की इक्वल है, तो ये सिर्फ इक्वालिटी के लिए चेक करता है। लेकिन ये इस वाला जो है ये मेमोरी लोकेशन के हिसाब से काम करेगा, तो वेयर इट इज पॉइंटिंग, कि वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। जैसे ए भी 235 को पॉइंट कर रहा है और बी भी 235 को पॉइंट कर रहा है। इज इट ओके बेटा, समझ आ गया? मैम ओके, तो अब देखो, अब हमारे सामने आ गई ये वाली स्क्रीन। इसमें क्या है, यहाँ पर S1 में क्या है, ABC। S1 में हमारे पास क्या चीज है, इन S1 वी आर हैविंग ABC, ठीक है। S2 में हमने क्या किया, इनपुट विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन वी आर एंटरिंग अ स्ट्रिंग। तो हमने इनपुट फंक्शन की मदद से एक स्ट्रिंग को एंटर करवाया, हमने एक स्ट्रिंग मांगी। तो मैंने सपोज करो जब ये प्रोग्राम रन हुआ तो मैंने एबीसी टाइप किया और एबीसी किस में जाके स्टोर हो गया, S2 में। इनपुट फंक्शन की मदद से मैंने एबीसी लिया, S1 में मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से एबीसी किया। उसके बाद अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या S1 S2 के बराबर है। ये इक्वालिटी वाला है ऑपरेटर, इक्वालिटी। ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वालिटी वाला। ये देखेगा और बोलेगा कि हाँ S1 S2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एबीसी और एबीसी उसको ठीक लग रहा है, बराबर है। लेकिन S1 is S2, ये क्या देगा, दिस विल गिव फॉल्स। व्हाई दिस विल गिव फॉल्स बेटा, बिकॉज S1 इज, देखो जो ये एबीसी, ये वाली एबीसी थी, इसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो अलग है। S1 जो है वो जैसे इस एबीसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये कहीं और पड़ा हुआ है। जो आपने यूजर से गेट की एबीसी, ये एबीसी कहीं और है, तो ये S2 जो है उसको पॉइंट कर रही है। भले ही अंदर दोनों में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो एबीसी है, बट दे आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। दैट इज व्हाई इज ऑपरेटर जो है उसको मेमोरी एड्रेस से मतलब है। यहाँ पर मेमोरी एड्रेस जैसे लिखा हुआ है 101110, इसका है 1111, तो वो मेमोरी एड्रेस के हिसाब से इक्वालिटी चेक करता है। और डबल इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर सिर्फ देखता है कि जो उसको वैल्यू दिख रही है क्या वो सेम है या नहीं। उसके बाद वही S1 S3 के बराबर है, S1 या S3 इज मतलब सिर्फ वो मेमोरी एड्रेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर वो ट्रू देगा क्योंकि S1 S3 जो है वो ट्रू है। कैसे, ये देखो S3 में हमने, जैसे हमने S1 में एबीसी किया था ना, हमने एबीसी स्टोर करवाया था, वैसे ही हमने S3 में भी विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ये असाइनमेंट ऑपरेटर हमने एबीसी इसमें स्टोर करवाया। तो S1 में एबीसी है, S3 में एबीसी है, और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन जो इनपुट फंक्शन की मदद से आप जो लेते हो वो अलग मेमोरी एड्रेस होता है, उसका, उसकी जो मेमोरी लोकेशन होती है दैट इज डिफरेंट। तो ये इनपुट फंक्शन की मदद से की वजह से हुआ है। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ओके, अब आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बताया था ना उस दिन रियल पार्ट होता है, जैसे 2 रियल पार्ट है, 3.5 इमेजिनरी पार्ट, 2 प्लस 3.5 जे। तो ये क्या होता है, इसमें एक होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है, ए प्लस आई जे की फॉर्म में। हेयर आई इज आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है -1। तो हमें तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। तो आई में जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, इसमें दो पार्ट होते हैं, दिस 2 इज रियल पार्ट एंड दिस 3.5 इज इमेजिनरी पार्ट। तो 2 प्लस 3.5 जे, और यहाँ पर भी 2 प्लस 3.5 जे। अब ये कह रहा है कि क्या आई इज जे है, तो वो कह रहा है कि भले ही दोनों सेम है, फॉल्स। क्यों, ऑब्जेक्ट्स आई एंड जे स्टोर द सेम complex number value 2.35 j in them, but is operator returns false for I is j। वो क्यों रिटर्न कर रहा है इसके लिए, I is j के लिए, क्योंकि ये जो I है और j है वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है ये कॉन्सेप्ट बेसिकली। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैंने बोला था ना आपको, इतना ही हमने करना है।
तो उसके लिए बस आप ये देख लो कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अगर हम ऐसे इसमें स्टोर करवाते हैं भले ही वो सेम है, तो वो इज हमेशा उसमें फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, अभी आगे हम करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा अभी। इसके बाद है के इज इक्वल टू 3.5। के में क्या है 3.5 दिया, और यहाँ पर हमने फ्लोट इनपुट एंटर अ वैल्यू, मतलब विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन आई हैव एंटर्ड अ वैल्यू। उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट में, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस डेटा टाइप में डेटा को लेता है, स्ट्रिंग। तो वो जो भी मैंने वैल्यू ली वो मैंने एल में स्टोर करवा दी। अब एल में क्या स्टोर होगा, क्योंकि जब मैंने एंटर किया तो एंटर वैल्यू कोलन अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा, और उसके आगे आप 3.5 खुद लिखोगे। इतना तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था सारा, अभी काफी दिन मैंने प्रैक्टिकल करके बताया था आपको। तो ये सिर्फ 3.5 आपने खुद लिखना है, इसके आगे वाला एंटर वैल्यू अपने आप लिखा हुआ आएगा। अब वो कह रहा है कि के डबल इक्वल टू एल, क्या के एल के बराबर है, तो वो हमें वो क्या देगा, के एल के बराबर है ट्रू, क्योंकि उसने तो वैल्यू भी देखनी है ना कि 3.5 और 3.5 बराबर है कि नहीं। हाँ वैल्यू ठीक है, ट्रू आ गया। अगला क्या है, के इज एल, ये फॉल्स देगा। क्यों, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो क्या करेगा, वो जो 3.5 है वो अलग मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा, तो इसीलिए वो उसको क्या देगा, आपको फॉल्स देगा। ये समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर इज दैट there are few cases where Python creates two different objects even though both store the same value। अब इसमें इसका कॉन्सेप्ट को और डीपली बताया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये देखो मैंने जैसे आपको बताया था ना, S1 जो है वो एक एक एबीसी को पॉइंट कर रहा है, इनपुट फंक्शन की मदद से जो S2 बना वो किसी और एबीसी को पॉइंट कर रहा है, S3 में एबीसी स्टोर करवाया, तो ये जो S3 है वो किसको पॉइंट कर रहा है, उसी पहले वाले एबीसी को ही पॉइंट कर रहा है। एड्रेस कौन सा है, इसका एड्रेस है 30456, और इसका एड्रेस क्या है 1345724। ठीक है, तो इस तरीके से है ये हम कर चुके हैं। इसमें ये डायग्राम की मदद से आपको फिर से समझाया गया उसी कॉन्सेप्ट को कि S1 एंड S3 they are pointing to same ABC and the memory location or the memory address of ABC is 30456। S2 is, although it is pointing to ABC, but the memory address is different, it is 1345, आगे यही अलग नंबर है, it is a memory address। उसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, वी विल स्टडी अबाउट सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास तीन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, एंड, और, नॉट। चलो मुझे बताओ, ये हमने किया था एंड और नॉट के बारे में, इन तीनों के बारे में कुछ बताओ मुझे। We studied in Boolean algebra also. That was chapter number 3. बोलो, एंड और नॉट में क्या है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम। बोलो, बताओ एंड और नॉट क्या था? और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो आंसर क्या आएगा? और के केस में जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी तो आंसर क्या आएगा बेटा? बोलो बेटा। आवाज आ रही है? Ma'am, false.
वेरी गुड। और के केस में जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा ट्रू होगा। एंड के केस में जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू होगा, नहीं तो हमेशा फॉल्स होगा। नॉट मतलब ऑपोजिट, अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, ट्रू है तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो दीज एंड और नॉट दे आर नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग। ट्रुथ वैल्यू हमारे पास दो ही होती हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है, जिसे जीरो कहते हैं या जिसको हम 1 कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है वैल्यूज विथ ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स। इसमें से कौन है जिसमें वैल्यूज जिसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, और ऐसी कौन सी वैल्यूज है ये नीचे बताई गई है जिनकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है। तो जो TRU ट्रू है, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है। फॉल्स कौन सा होता है? जैसे नन है, फॉल्स में F कैपिटल है, और जीरो ऑफ एनी न्यूमेरिक टाइप, फॉर एग्जांपल जीरो है, जीरो भी फॉल्स ही है, मैंने तब बताया था आपको, चाहे 0.0 है। अगर कोई खाली टपल है, खाली लिस्ट है, तो वो भी आपका क्या है? फॉल्स ही है। अगर कोई एम्प्टी मैपिंग, मतलब कि इफ यू हैव एम्प्टी डिक्शनरी इन दैट केस आल्सो, तो ये वही ट्रू एंड फॉल्स की बात करी जा रही है, ये बुलियन होते हैं। उसके बाद आपका और ऑपरेटर के बारे में बताया गया है, अब इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। द और ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है द और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशन विच मेक इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड मैंने आपको बताया ही था कि अगर 2 + 3 होगा तो प्लस इज एन ऑपरेटर, 2 and 3 दे आर ऑपरेंड। ठीक है, उसके बाद अभी हम यहाँ पे और के बारे में पढ़ेंगे। द और ऑपरेटर वर्क्स इन दीज वेज, रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड्स एंड नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स और लिस्ट एज ऑपरेंड्स। तो अभी देखते हैं हम इस केस में क्या है। पहला जो केस है वो है रिलेशनल एक्सप्रेशंस एज ऑपरेंड, मतलब रिलेशनल एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। द और ऑपरेटर इवेल्युएट्स टू ट्रू। इवेल्युएट का मतलब है कि ये ट्रू आंसर देगा, और ऑपरेटर ट्रू आंसर कब देगा? इफ आइदर ऑफ इट्स रिलेशनल ऑपरेंड्स इवेल्युएट्स टू ट्रू, फॉल्स इफ बोथ द ऑपरेंड इवेल्युएट्स टू फॉल्स। वही सेम केस है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हमेशा वो ट्रू ही आंसर देगा। तो ये तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट ही है कि ये फॉल्स किस केस में देगा? अगर दोनों फॉल्स होंगे, जैसे x और y में x और y दोनों ही फॉल्स होगा तभी आंसर फॉल्स देगा, अदरवाइज इन ऑल द केसेस इट विल गिव यू द आंसर ट्रू। उसके बाद आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो 4। यहाँ पर ये देखो, ये दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस ऑपरेटर, और के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 4 डबल इक्वल टू 4 मीन्स वी आर चेकिंग फॉर इक्वालिटी कि क्या 4 4 के बराबर है। एंड बिकॉज इक्वल टू, ये जो हमारा चेकिंग फॉर इक्वालिटी ऑपरेटर जो होता है, इट चेक्स फॉर ओनली वैल्यूज, ये मेमोरी लोकेशन के लिए चेक नहीं करता। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा? ट्रू। और 5 8 के बराबर है, नहीं, 5 और 8 तो बराबर नहीं है, तो फॉल्स होगा। अब क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो है, इस और का क्या मतलब है? अगर बीच में यहाँ पर आपको और मिला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशंस को वो देखेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल सी कि अगर उसको एक भी ट्रू मिल जाता है तो आंसर ट्रू होगा। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू।
आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। समझ आ गया बेटा ये? समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे अब वो कह रहा है कि पहले तो चलो नॉर्मल उसने एक काम कर लिया, अब है नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड। आपको स्ट्रिंग पता ही है ABCD, लिस्ट पता ही है उसकी पहचान क्या है, दैट इट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन एन एक्सप्रेशन x और y, अब इसमें ध्यान से देखना, अगर आपके ऑपरेंड कोई लिस्ट है, कोई स्ट्रिंग है या कोई नंबर है, लिस्ट पिछले वाले में तो ट्रू फॉल्स था, तो आंसर इजीली आ रहा था आपका ट्रू फॉल्स करके, तो इसमें ट्रू फॉल्स तो है नहीं, इसमें तो आपने नंबर्स को देखना है, नंबर है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, तो इसमें कैसे आंसर आएगा? इन एन एक्सप्रेशन x और y, अगर पहला ऑपरेंड, मतलब जो पहले वाला ऑपरेंड है, अगर वो पहले वाला जो है, यानी कि पहली जो एक्सप्रेशन x है, अगर पहले वाला फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेगा? जो आपका सेकंड ऑपरेंड है, अदरवाइज रिटर्न x। देखो सीधी सी बात है, एक तो हो गया x, एक तो हो गया y। अगर x आपका शुरू में ही फॉल्स आ गया, तब उसको चेक तो करना पड़ेगा ना कि कहीं दूसरा ट्रू तो नहीं है, क्योंकि अगर पहला फॉल्स है तो वो दूसरा भी चेक करेगा, अगर दूसरा भी फॉल्स होगा तभी आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हर एक केस में क्या होगा? आंसर आपका ट्रू होगा। ठीक है, नहीं तो हर एक केस में क्या होगा? आपका आंसर जो है वो ट्रू होगा। तो इसीलिए वो क्या करेगा कि अगर आपका पहला x जो है, अच्छा आप बताओ, x अगर ट्रू होगा तो क्या होगा आगे? क्या वो y को चेक करेगा? अगर उसको पहला ट्रू मिल ही गया तो क्या वो y को चेक करेगा? क्या जरूरत है y को चेक करने की? No, ma'am. बोलो बेटा। हाँ, वेरी गुड। तो जब आपका जो x है, अगर वो आपका x जो है वो ट्रू है, तो फिर क्या होगा? आपको y को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपको y को चेक करने की जरूरत? क्योंकि जब उसको एक बार ट्रू मिल ही गया, तब तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि y ट्रू है कि फॉल्स है। लेकिन अगर आपका x फॉल्स है, तब वो चेक करेगा कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं दूसरा भी फॉल्स है, कि y भी तो फॉल्स नहीं है। अगर y फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो आंसर आपका ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद देखो x और y। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है बेटा, अब वो कह रहा है कि x और y में आंसर कौन सा होगा। अगर तो उसको पहला फॉल्स मिल गया तो उसको अब इससे कोई मतलब नहीं x क्या है, y में जो है वो आंसर आएगा y। क्यों? क्योंकि x तो फॉल्स है ही, अब उससे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा। डिपेंड हर एक चीज किस पे कर रही है? y पे। क्योंकि अगर पहला फॉल्स देखकर आपको पता नहीं ना कि अब मैं आप फॉल्स दो कि ट्रू दो, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए इसकी पावर ज्यादा है। किसकी पावर ज्यादा है? ये y की, इसीलिए यहाँ पर y आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रू आ गया तो आपको कोई जरूरत नहीं है y को चेक करने की, तो आपका आंसर क्या आएगा? जो x है, इसीलिए यहाँ पर x दिया हुआ है। इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा। अब यहाँ पे देखो आगे क्या दिया हुआ है, 0 और 0, 0। अब उसने बस यही देखना है कि अगर पहले वाला चीज अगर फॉल्स है तो उसको पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, उसका जो आंसर है वो दूसरे वाला है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 और 8 आंसर है। अगर पहले वाला ट्रू है तब उसको क्या करना है? उसको फिर बाकी से कोई मतलब नहीं, तो वही पहले वाला ही उसका आंसर है। अगर पहले वाला जो है, पहले आपका हेलो ही दिया हुआ है, हेलो भी अगर देखो सीधी सी बात है, चाहे 1 हो, देखो 0 के अलावा कुछ भी नंबर हो या कोई भी अल्फाबेट हो, वो क्या होता है? ट्रू। 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है,
3 भी ट्रू है, 4 5 6 7 8 9 ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें ट्रू ही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट एक्सप्रेशन 5 हैज ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर 5 है। अब हेलो भी ट्रू है, ये जो हेलो है ना ये भी ट्रू है, इसीलिए आपका क्या आया, क्योंकि अगर वो ट्रू है तो पहला वैल्यू पहले एक्सप्रेशन ही वो रिटर्न करेगा, इसीलिए उसने क्या रिटर्न किया, दैट्स व्हाई इट हैड रिटर्न्ड हेलो। इसने क्या रिटर्न किया, इसने हेलो रिटर्न किया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर एक सिंगल कोट ऐसे खाली है। अब खाली चीज तो खाली है, तो उसके लिए हमारा वो खाली चीज जो है उसका मतलब क्या है, दैट दिस एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। तो इसीलिए अब जब पहली वाली फॉल्स हो गई तो वो किसको देखेगा बताओ, जब पहली एक्सप्रेशन फॉल्स हो मैम गई तो क्या वो, सेकंड को। वेरी गुड, जब पहली एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो वो दूसरे की मदद लेगा, यानी कि दूसरी एक्सप्रेशन में जो मर्जी है वही आंसर है। और अगर पहले वाला फॉल्स हो गया तो फिर दूसरे वाला आंसर होता है, जैसे ए आंसर होगा। इसमें क्या है, पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, लेकिन पहले वाला, इसमें क्या होगा, पहला फॉल्स है, भले ही पहला फॉल्स है लेकिन वो दूसरे वाले फॉल्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, इसमें पहला ट्रू है क्योंकि अगर ए हो, बी हो, सी हो, जेड हो, एफ हो, कुछ भी हो तो वो क्या होता है, वो हमारा ट्रू ही होता है, इसीलिए वो उसको रिटर्न करेगा, ए को, पहले वाले को। इसलिए उसने जे नहीं रिटर्न किया, उसने ए रिटर्न किया। तो ये हल्का सा ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था, सीधी सी बात है, पहले वाली एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगी तो वो दूसरी वाली एक्सप्रेशन आंसर होगा, जो भी है दूसरा सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर पहले वाला ट्रू होगा तो वो सेकेंड एक्सप्रेशन को नहीं देखेगा और पहला एक्सप्रेशन ही आपका आंसर होगा, क्योंकि वो तो ट्रू है। और के केस में अगर आपको एक भी ट्रू मिल जाता है तो भी आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, पहले वाला ही आएगा इस केस में। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इवन इफ द सेकेंड ऑपरेंड इज लॉजिकली रॉन्ग द और ऑपरेटर विल चेक द सेकेंड ऑपरेंड ओनली इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स। अगर आपकी फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स होगी तभी वो दूसरे ऑपरेंड के पास जाएगा। अगर आपकी पहली एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो उसको दूसरी एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको देखेगा ही नहीं, इट विल नॉट इवेल्युएट द सेकेंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखो 2010 ये एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, क्या 20 10 से बड़ा है, यस 20 is greater than 10, that's why the answer is true। लेकिन ये एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए स्ट्रिंग में आप कैसे इंटीजर को ऐड कर रहे हो जिससे सिंटैक्टिकली इनकरेक्ट, सिंटेक्स रॉन्ग है। सिंटेक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपके पास लाइक इफ यू वांट टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज तो उस लैंग्वेज को सीखने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स जो होते हैं वो किसमें होते हैं, ग्रामर में। तो सिंपली ये ग्रामर ही एक तरीके से आपका सिंटेक्स जो है, इसका मतलब पूरा सिंटेक्स मतलब पूरी रूल है कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाएगी, तो हम उसी पर्टिकुलर तरीके से ही प्रोग्रामिंग को करेंगे। ठीक है, आगे हम विल स्टडी अबाउट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आंसर ट्रू होगा, नहीं तो हर एक केस में आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं एंड ऑपरेटर की कहानी क्या है। द एंड ऑपरेटर evaluates to true if both of its operands evaluates to true। एंड ऑपरेटर ट्रू तब देगा आंसर अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स आपको ट्रू देंगे, यानी कि दोनों ट्रू होंगे तभी आपका आंसर ट्रू होगा। फॉल्स कब देगा, इफ आइदर और बोथ ऑपरेंड्स इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। फॉल्स वो तब देगा जब दोनों के दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो क्या होंगे, फॉल्स होंगे। इतना क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके ओके बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास x है और y है, जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू होगा, नहीं तो हर एक केस में फॉल्स होगा। ये तो सिंपल था क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स है उसके हिसाब से हमने किया।
अब दूसरा भी हम उसी के तरीके से करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे 4, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फॉल्स सही आ रहा है कि गलत आ रहा है? बताओ इस एक्सप्रेशन का। फॉल्स इज द आंसर, फॉल्स करेक्ट और नॉट? मैम एंड इफ करेक्ट, करेक्ट व्हाई? क्यों करेक्ट है? चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। शाबाश। क्योंकि मैम जो फर्स्ट वाला है वो तो इक्वल है, वो ट्रू है, लेकिन जो 5 है वो 8 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए वो फॉल्स हो जाएगा। और हमें दोनों वेरी ट्रू वैल्यू चाहिए, जो आंसर ट्रू देना है। वंडरफुल, वेरी गुड, शाबाश। तो जब दोनों ट्रू है ही नहीं, तो इसीलिए उसका आंसर जो है वो फॉल्स आ रहा है। दैट इज व्हाई द आंसर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। चलो उसके बाद अभी हम आगे बढ़कर देखते हैं आगे क्या है इसमें। यहाँ पर अभी और दिया हुआ है 5 ग्रेटर देन 8 एंड 5 लेस देन 2। ये भी आप कर ही लोगे, पहला और दूसरे कंडीशन में वो देख लेगा कि ट्रू और फॉल्स अगर है, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा। उसके बाद वही चीज जो भी हमने देखी थी इन केस ऑफ और, इन एन एक्सप्रेशन x and y, if first operand, that is expression x, has false value, then return first operand x as the result, otherwise it will return y, otherwise it will return y। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, देखो इन एन एक्सप्रेशन x and y, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी जो अगर पहला ऑपरेंड मतलब x की बात हो रही है, अगर वो फॉल्स है, अगर पहले वाला ही फॉल्स निकल गया तो वो पहले वाले को ही रिजल्ट मान लेगा। वो बाकी दूसरे वाले को, एक्सप्रेशन को, या जिसको हम ऑपरेंड कह रहे हैं, उसको चेक ही नहीं करेगा। क्यों? ये लॉजिकली करेक्ट भी है, क्योंकि जब उसको पहला ही फॉल्स मिल गया तो उसको पता ही है कि आंसर फॉल्स ही होना है। अगर दूसरा ट्रू हो रहा है तो एंड को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर पहला फॉल्स है तो वो बाकी देखेगा ही नहीं कि आगे क्या है क्या नहीं, तो वो फॉल्स ही आंसर देगा। और अगर पहला ट्रू है, अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है, तो भी ये गारंटी नहीं है कि आंसर ट्रू होगा ही होगा। तो ये y को चेक करेगा। अगर y ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, और अगर y फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इसकी आगे एग्जांपल देखें किस तरीके से ये दिया हुआ है। ये देखो x की वैल्यू यहाँ पर फॉल्स आ रही है, तो ये क्या देगा? x ही आंसर है आपका। अगर x आपका फॉल्स है तो x ही आंसर है आपका। नहीं तो अगर आपका x ट्रू है तो y में जो है whatever is available in y, that will be the answer। अगर वो फॉल्स है तो वो फॉल्स ही देगा, ट्रू है तो ट्रू ही देगा। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, अब नाउ लेट्स सी ये टेबल में क्या है। ये इट्स ऑल्सो वेरी इजी टेबल। इसमें देखो, पहले वाले को चेक करके चले जाना है। पहला अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। और अगर पहला ट्रू है तो वो दूसरा जो भी है, whatever the second operand is, that will be the answer। उसके बाद अब नेक्स्ट देखो, हेलो है हमारा, ये अब पहला हमारा ट्रू है, ठीक है। पहला हमारा ट्रू है तो वो दूसरे को देखेगा कि कहीं दूसरा भी तो ट्रू नहीं, whatever the second operand is, that will be the answer। तो that is why the answer is ये जो सिंगल कोट्स हैं। सिंगल कोट्स वैसे जो खाली सिंगल कोट्स होते हैं ना, जो हमारे ये जो खाली सिंगल कोट्स होते हैं, ये हमारा जीरो ही होता है। मतलब जीरो हम इसको या फॉल्स ही कह लेते हैं। बेसिकली ये फॉल्स में आता है इस केस में, एम्प्टी है ना, इस वजह से। पहला अगर एम्प्टी फॉल्स है तो वो पहला ही आंसर वो दे देगा, क्योंकि अब उसने चेक ही नहीं करना कि दूसरा ट्रू है या नहीं है। अगर आपका पहले वाला जो है, पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर भी एम्प्टी है, पहले वाला फॉल्स है तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। पहले वाला अगर ट्रू है तो वो सेकंड वाला, whatever the second operand is, that will be the answer। तो इसीलिए उसने जे को रिटर्न किया है, इस वजह से। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके बेटा, तो अभी आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। ये तो हम कर चुके थे। अब द नेक्स्ट इज द नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपको पता ही है, एंड का उसका क्या होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का, ठीक है, ट्रू का फॉल्स होता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो इसमें आप देखते हैं किस तरह से इसने दिया है आपका। नाउ लेट्स सी, नॉट 5,
यानी कि 5 क्या है, ट्रू है। मैंने ये बताया था अभी आपको, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, कोई भी अल्फाबेट है, वो ट्रू है, तो 5 ट्रू होता है। तो ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स, इसीलिए वो फॉल्स करता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, 5 इज नॉन जीरो। जीरो है तो वो फॉल्स है, तो उसका आंसर आ जाएगा उसका ऑपोजिट, और ऑपोजिट क्या होगा, दैट विल बी ट्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है बेटा, नॉट माइनस 4। इसमें देखो इट रिजल्ट्स इनटू फॉल्स बिकॉज -4 इज नॉन जीरो, दस ट्रू। अगला देखते हैं बेटा, नॉट। अब इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 2 से बड़ा है, यस, तो ट्रू का क्या आएगा, फॉल्स। अगला 5 ग्रेटर देन 9 है, तो ये फॉल्स है, पर इसका ऑपोजिट क्या होगा, ट्रू, तो इसलिए ये आंसर आ रहा है। तो इसमें अभी हमने देखा ये सारा का सारा वही चीज जो अभी हमने किया, उसके रिकैपिचुलेशन है कि एक्स और वाई। अब ये पता ही है हमें, अगर पहले वाला ही फॉल्स हो जाएगा तो वो किसको देखेगा, वो वाई को देखेगा, नहीं तो वो एक्स को ही दे देगा आपको। एक्स एंड वाई में अगर पहले वाला ही फॉल्स निकल गया तो उसको एक्स को वो नहीं देखेगा, नहीं तो वो वाई को देखेगा अगर पहले वाला ट्रू होगा। नॉट एक्स में ऑपोजिट करेगा जो भी है उसका, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। ठीक है, तो चलो अब आगे हम पढ़ेंगे चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। चेन्ड। So while discussing logical operators, Python has something interesting to offer. देखो Python जो है, it's very famous and popular programming language. That day we have seen that it is 31% share है पूरा मार्केट का इसका। Python जो है बहुत ही most popular and it is very easy to learn programming language. You can change multiple comparison which are like shortened version of larger Boolean expression. Let us see how. अब देखो अगर आपने ऐसे लिखना है, कैसे, इफ यू वांट टू राइट 1 लेस देन 2, 1 2 से छोटा है एंड 2 लेस देन 3, तो इसको आप ऐसे की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 1 लेस देन 2 लेस देन 3, क्योंकि 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो ये है चेंज। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चेंड वर्जन ऑफ अर्लियर बूलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद 1 was less than 2 and if 2 was less than 3, तो इस तरीके से 1 was less than 2 as if 2 was less than 3। ठीक है, लेस देन। अब उसके आगे देखते हैं, अब ये देखो 1 लेस देन 2 लेस देन 3 इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब अगर चाहे आप 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लिखो, या आप लिखो 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3, दोनों का आंसर भी सेम आएगा, दोनों का मतलब भी सेम है। तो दिस इज वन ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन पाइथन, इसको हम चेन्ड कहते हैं। तो ये जो चेन्ड एक्सप्रेशन है, इसको हम मतलब इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं दैट इट इज अ शॉर्ट हैंड, कि शॉर्ट में हम करके इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, लेट्स सी। 11 लेस देन 13 ग्रेटर देन 12, इसका मतलब है 11 13 से छोटा है एंड 13 12 से बड़ा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि 11 13 से छोटा है और 13 12 से बड़ा है, तो इसीलिए द आंसर विल बी ट्रू। तो हमारे पास जो आंसर होगा इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है बिट वाइज ऑपरेटर्स। ठीक है,
पाइथन प्रोवाइड्स अनदर कैटेगरी। देखो अभी तक हमने भी स्टडीड अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह के आते थे ऑपरेटर, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। उसके बाद भी स्टडीड अबाउट सम रिलेशनल ये रिलेशनल ऑपरेटर्स थे। उसके बाद हमने पढ़े थे सम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस, परसेंटेज। उसके बाद हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी स्टडीड अबाउट एंड, और, नॉट, ठीक है। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दे आर सिमिलर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट दैट दे वर्क ऑन अ स्मॉलर स्केल ऑन, ये किस पर काम करते हैं, है ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के जैसे ही, पर ये स्मॉलर स्केल पे काम करते हैं ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। Bitwise operators are used to change individual bits in an operand. तो जो ये bitwise operators होते हैं, these bitwise operators are used to change individual bits in an operand. इसमें हम bitwise वर्क करते हैं। हमको पता है ना, बिट 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, तो ये इंडिविजुअल बिट्स के साथ काम करता है, तो इसकी ये स्पेशलिटी है। तो अब देखो इसमें काम ये वैसे ही करता है, पर ये बिट्स के साथ ही काम करता है। इट वर्क्स विद इंडिविजुअल बिट्स। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है एम्परसेंड। एम्परसेंड को हम बिटवाइज एंड भी कहते हैं। दिस सिंबल इज फॉर एंड, बिटवाइज एंड, ये बिट्स के साथ काम करता है, इंडिविजुअल बिट्स के साथ। इट वर्क्स ऑन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी। OP1 एम्परसेंड OP2, एम्परसेंड कहते हैं इसको। द एंड ऑपरेटर कंपेयर टू बिट्स एंड जनरेट्स द रिजल्ट ऑफ वन इफ बोथ, वही चीज है, देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, जब दोनों, जब आइदर, हर एक केस में वो फॉल्स होगा। उसके बाद बिटवाइज और के लिए पाइप सिंबल होती है, इसमें भी वही है। इसमें क्या है, द और ऑपरेटर कंपेयर टू बिट्स, ये बिटवाइज काम करता है बिट्स के साथ। इट कंपेयर्स टू बिट्स एंड जनरेट्स अ रिजल्ट ऑफ वन if bits are complementary. The OR operator compares two bits and generates a result of 1 if bits are complementary, otherwise it returns 0. मतलब OR ऑपरेटर दो बिट्स को कंपेयर करता है और वो 1 आंसर तभी देता है if both the bits are complementary, otherwise it returns 0. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम देखते हैं एक मिनट, बिट्स और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, बिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, देखो बिट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है 1 का 0, 0 का 1, मतलब अगर 0 है तो 1 कर दो। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट हम तब कहते हैं one's complement of a binary number is another binary number obtained by toggling all bits. toggling मतलब जहां पर भी 0 है वहां पर उसकी जगह पे 1 कर दो। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 0 की जगह पर 1 कर दो, मतलब 0 है तो दूसरी तरफ उसको 1 दिखना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 1 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, 1 0 को। तो ये अभी धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। अभी 0 1, अब इसमें हम देखते हैं कि आगे ये और अच्छे से आपको बताया जाएगा अभी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, बिटवाइज एक्सऑर, ये वाला सिंबल है, इसको हम कैरेट सिंबल भी कहते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सऑर को। एक्सऑर गेट था ना हमारा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी वो बिट्स को कंपेयर करता है
और ये 1 तब देगा जब either of the bits are 1 and it gives 0 if both bits are 0 and 1। तो इस तरह से अभी इसमें आगे टेबल भी हम देखेंगे तो इसमें ये बता रहा है कि 1 कब देगा, वो 0 कब देगा। आगे है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, आगे भी टेबल आएगा इसमें। ये देखो ये वाला सिंबल, द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इन्वर्ट ऑल द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड। इन्वर्ट मतलब कि जहां जहां पे 0, मतलब पूरा वो इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट होता है ना, उसको पूरा ऑपोजिट कर देना, जहां 0 है वहां 1 कर देगा, जहां 1 है वहां 0। अभी आप सिंबल्स याद कर लो। बिटवाइज एंड का सिंबल एम्परसेंड है, बिटवाइज और का सिंबल पाइप सिंबल है, बिटवाइज एक्सॉर का सिंबल कैरेट सिंबल है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का सिंगल सिग्नल ये है सिंबल। ठीक है, अभी आगे देखो टेबल बनाया हुआ है आपकी क्लैरिटी के लिए। एंड ऑपरेटर का टेबल है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो इसमें ये 0 दे रहा है और ये 1 दे रहा है। 1 किस केस में दे रहा है? सिर्फ एक केस में। कौन से केस में? जहां पर दोनों की दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी वहीं पर 1 आएगा, नहीं तो हर एक केस में जो आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है। तो हर एक बार 0 आ रहा है और इसी केस में सिर्फ वो 1 आ रहा है। तो हर एक केस में 0 आ रहा है और इसी केस में क्या है, वो 1 आ रहा है। The AND operation, the for AND operation 1 and 1 produces 1, any other combination produces 0। तो कोई और कॉम्बिनेशन जो है it produces what? It produces 0। ये वाला टेबल है। अगला हम टेबल देखते हैं जो है, ये देखो इसमें एक्सक्लूसिव और पाइप सिंबल वाला, ये टेबल की मदद से आपको समझ आएगा। इसमें देखो क्या चीज आ रही है, सिर्फ एक केस में 0 आ रहा है, बाकी सब केस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वो कह रहा था ना, क्या कह रहा था जो मैंने आपको अभी गूगल पे सर्च करके बताया, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे, यानी कि कौन सा जोड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फॉर और ऑपरेशन 0 और 0 प्रोड्यूसेस 0, एनी अदर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस 1। तो इसमें सिर्फ एक ये बात इन्होंने कही है, कौन सी, इस वाले और में, अगर दोनों 0 होंगे तभी वो 0 देगा, नहीं तो हमेशा वो 1 देगा। नॉर्मली और गेट में क्या होता था, यही होता था, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हर एक केस में ट्रू होगा। तो इसमें भी वही चीज ही है, जब दोनों केस में फॉल्स होगा तभी आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हर एक केस में क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। तो इसीलिए बाकी सारे केसेस में क्या हुआ, आंसर 1 आ रहा है। तो एक ये टेबल देखो, पहले ये टेबल समझ आ गया बच्चे? यस मैम। ओके, और ये टेबल? यस मैम। ठीक है, आगे ये तो नंबर वाला कुछ दिया हुआ है इस तरफ है ना, इसमें अभी घबराना नहीं। ये इसकी वैल्यूज आती हैं, 13 और 12 की वैल्यूज दिखा रहा है। ये अभी हम सेकंड चैप्टर करेंगे ना, वो कौन से वाला, बाइनरी वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो अभी आपको फिलहाल ये टेबल समझ आने चाहिए। उसके बाद एक्सक्लूसिव और, इसका इस सिंबल को क्या कहते थे बताओ, अभी मैंने बताया था। इसका नाम क्या था, इस वाले सिंबल का? बोलो, किचन में भी होती है ना हमारी। याद आया? कैरेट। ठीक है, कैरेट कहते हैं, कैरेट सिंबल। इसमें भी हम लेट्स सी, वी विल सी द टेबल। एक्सक्लूसिव और का टेबल हम देखते हैं, इसमें क्या वो बता रहा है। इसमें भी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्सक्लूसिव और या कैरेट सिंबल में। इसमें ये देखो यहाँ पर दो जगह पर वो क्या दे रहा है, यहाँ पर दो जगह पर 0 दे रहा है, बाकी सब में 1 दे रहा है। बताओ ये किस केस में 0 दे रहा है? मैम जब दोनों सेम है।
हाँ, वेरी गुड। यानी कि या तो उसको दोनों इनपुट 0 मिले या उसको दोनों इनपुट 1 मिले, तब आंसर वो 0 दे रहा है। ठीक है, बस हमने ये याद रखना है, बाकी सब में तो 1 ही देगा वो। तो यानी कि जब उसको दो इनपुट सेम इनपुट, सीधी सी बात है, इसमें हम कैसे याद रखेंगे हम इसको, जब हमें सेम इनपुट मिल रही है तब, जब हमें सेम इनपुट मिल रही है, सेम। ठीक है, when we are getting the same input either 0 0 or either 1 1, we are getting the result as 0. Next one is complement or complement operator, ये वाला complement operator, इसको हम क्या कहते हैं, साइन को टिल्ड, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, we call this symbol as tilde. इसमें देखो अब कॉम्प्लीमेंट टिल्ड वाले में क्या होता है कि अगर 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा, वही नॉट वाला ही है ना, 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वी विल सी द ऑपरेंट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, आपको बॉडमास वाला रूल पता है, क्या होता है ये बॉडमास? बोलो बेटा। बॉडमास क्या होता है? आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, बताओ, बॉडमास मैथ्स में होता है ना, तो ये क्या होता है बॉडमास? देखो, जब भी हम मैथ्स में करते हैं ना, 10 तक का मैथ्स है ये, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स को, फिर हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, तो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई रूल होगा। जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास कौन सा रूल होता है, मैथमेटिक्स में हमारे पास बॉडमास होता है। तो अब सबसे पहले वो किसकी प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस मतलब कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, तो बॉडमास के केस में हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, उसी तरीके से अब हमने ऑपरेटर्स तो कई सारे पढ़ लिए, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस मतलब सबसे पहले, अगर हमारे पास सपोज करो एक एक्सप्रेशन आ गई, तो उस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे, मतलब किसको पहले सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होगा सबसे पहले आपने उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने दो स्टार मतलब एक्सपोनेंशिएशन पावर वाला, अगर आपको स्टार स्टार वाला सिंबल कहीं मिले, फिर आपने उसको सॉल्व करना है। फिर आपने बिटवाइज नॉर नॉर वाले को सॉल्व करना है। फिर आपने बाइनरी यूनिरी वाले को सॉल्व करना है, प्लस और माइनस। फिर आपने ये सारे जो सिंबल हैं, ये कौन से सिंबल्स हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर, फिर आपने इनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। फिर आपने बिटवाइज एंड, तो इस तरह से कंपैरिजन को इसके बाद करना है। एंड में देखिए सबसे बाद में आपने किसको सॉल्व करना है, इनको, ये जो आपके लॉजिकल होते हैं ना, नॉट एंड, सबसे एंड में और की बारी आती है। ठीक है, तो ये टेबल आपको एक बारी देखना है कि सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की, सबसे कम किसकी होती है, बूलियन और की। ठीक है,
अब उसके बाद हम आगे देखते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इसका क्या मतलब है कि पाइथन, आई थिंक मैंने इससे लिखा है, रुको, ओके, इसमें इनबिल्ट आपका ये मिल रहा है ना, इसके अंदर इनबिल्ट ये आपकी अब फंक्शनैलिटी इसमें दी हुई है। गुड। चलो अब हम कर रहे हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। पाइथन अलाउज मल्टीपल ऑपरेटर्स इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेटर्स आपके सामने आएंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। मतलब कि आपके पास सपोज करो, देखो जैसे यही है लाइन, इसमें देखो क्या हुआ आपके सामने, इसमें आपके पास एक ही लाइन में, एक ही एक्सप्रेशन में इतने सारे ऑपरेटर्स आ गए और हमें यही नहीं पता लग रहा कि हम कैसे सॉल्व करें, किसको पहले सॉल्व करें, किसको बाद में सॉल्व करें, किस तरह से सॉल्व करें। तो इसमें एक लॉ बताया गया, एक रूल बताया गया है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी इज द ऑर्डर इन विच एन एक्सप्रेशन, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे ऑपरेटर्स हैं और कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी सेम प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है कि इनकी जो वैल्यू है, मतलब इनका एक ही लेवल है, एक ही लेवल है इनका, दोनों की बराबर वैल्यू है, बराबर उनकी प्रायोरिटी है, तो किसको पहले सॉल्व किया जाए। तो ऑलमोस्ट रूल क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। आप लेफ्ट से होते चले जाएंगे और राइट तक आप सारे के सारे ऑपरेटर्स को सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन सिर्फ एक जो एक्सपोनेंशिएशन है स्टार स्टार वाला, उसकी राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट से जाओ, सॉल्व करना शुरू करो, और लेफ्ट से सॉल्व करते करते आप राइट तक सॉल्व कर लो। लेकिन जो स्टार स्टार है उसको आप राइट से लेफ्ट सॉल्व करते हो। अभी आगे हम देखेंगे कैसे। इन केस ऑफ मल्टीपल ऑपरेटर्स विद सेम प्रेसिडेंस अदर देन स्टार स्टार इन सेम एक्सप्रेशन, द ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी कि जो सबसे लेफ्ट में होगा उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, एंड देन द ऑपरेटर ऑन इट्स राइट, सबसे पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, जो राइट में है ना ऑपरेटर उसको सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर स्टार डिवाइड फ्लोर डिवीजन जो है इट हैव सेम प्रेसिडेंस, मतलब अगर आपके एक लाइन में आपको स्टार मिल जाए, एक ही लाइन में आपको एक्सप्रेशन में डिवीजन ऑपरेटर मिल जाए, और एक ही लाइन में अगर आपको डिवीजन ऑपरेटर कौन सा फ्लोर डिवीजन वाला मिल जाए, तो क्या होगा, आपकी इनकी जो प्रेसिडेंस होगी, द प्रेसिडेंस विल बी सेम, तो इनकी प्रेसिडेंस जो है वो आपकी सेम होगी। So if you have an expression having these operators simultaneously, then the same precedence operator will be evaluated from left to right. सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करो और उसके बाद उसको राइट से सॉल्व करना, लेफ्ट से राइट तक जाओ। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड करोगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे, मतलब फ्लोर डिवीजन। और आपको पता है अगर आपका आंसर 5.9 भी हो तो आपका डिवाइड डिवाइड यानी कि फ्लोर डिवीजन में आंसर आपका 5.0 ही आएगा। तो इसी तरीके से है ये एक्सप्रेशन कि सबसे पहले अंदर वाली जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है दैट विल बी सॉल्व, उसके बाद आप उसको डिवाइड बाय 5 करोगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से आप फ्लोर डिवीजन कर दोगे, ठीक है।
और आपको पता ही है कि फ्लोर डिवीजन में चाहे आपका आंसर 5.9 आए, 5.8 आए, आपका आंसर तो 5.0 ही आएगा। तो इसी तरीके से आंसर दिया हुआ, ये 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.9 समथिंग कोई ना कोई आंसर हो सकता है, तो वो 0.0 ही देगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। उसके बाद अभी हम आगे क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 3 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2। मतलब क्या है कि स्टार स्टार का मतलब होता है कि एक्सपोनेंशिएशन। अब हमने कहा था ना कि स्टार स्टार राइट से लेफ्ट में जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आप 3 की पावर ऐसे तो कुछ सॉल्व भी नहीं होने वाला ना, तो क्या करोगे, सबसे पहले 3 की पावर 2 को सॉल्व करोगे, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9। उसके बाद 3 स्टार स्टार 9 करोगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 9। तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 9 बार ही मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए उसने कहा था कि स्टार स्टार के केस में राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाते हो, लेकिन बाकी सारे केस में जिन ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस होती है, वहां से आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो। सिर्फ इसी केस में स्टार स्टार में आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके बेटा, तो बाकी में भी वही है, मतलब स्टार स्टार में राइट से लेफ्ट की तरफ और इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सपोनेंशिएशन में। उसके बाद क्या है, अभी हम देखते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा, तो हमें अब यही देखना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आपको एक कोडिंग दी गई है और इस कोडिंग को देखकर आपको बोला गया है कि इस कोडिंग का आउटपुट क्या होगा, तो ये बताइए। तो इसमें देखो क्या है, x, y = 5, 10। x में क्या है 5, z में क्या है 10, y = x + 3। x में क्या है 5, 5 + 3 कितना बना 8, तो y में कितना चला गया 8। उसके बाद x = x-1, x में कितना था, x में तो 5 ही था, तो 5 - 1 किया 4, तो x में वापस अब कितना चला गया 4। उसके बाद x + z, x में कितना है हमारा 4, z में कितना है 10, 4 + 10 कितना बना आपका 14। तो अब x में कितना आ गया 14। तो जब आपने x को प्रिंट करवाया तो उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू 14 प्रिंट हुई, जब आपने y को प्रिंट करवाया तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू 8 प्रिंट हो गई। और क्योंकि हमने z में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया था, इसीलिए z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 10। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ओके, आगे देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। 14 को जब आप 4 से फ्लोर डिवीजन करोगे तो इसमें सिर्फ आपने क्या देखना है, इसमें आपने दो नंबर्स को डिवाइड किया और जो भी आपका जो क्वोशंट आ रहा था वो देगा। जैसे क्वोशंट में फ्लोर, अगर आपका आंसर 3.9 भी आ रहा है तो भी यहाँ पर उसको क्या देना चाहिए 3.0, 3 या 3.0, ठीक है। नॉर्मली वो 3.0 देता है, 3 दे दो या 3.0 दे दो, दोनों का मतलब सेम है। 14% 4 का मतलब है 14 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है। 14 को किससे डिवाइड किया, 14 को 4 से डिवाइड किया, फ्लोर डिवाइड किया, और जो रिमाइंडर होता है दैट इज द आंसर, रिमाइंडर विल बी द आंसर। 14 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा आंसर, जो आपका नॉर्मल डिवीजन होती है, और उसके बाद जो आपका कोशेंट होता है, क्या होता है आपका कोशेंट,
ठीक है, क्वेश्चन है, दैट विल बी द आंसर, क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है 3.5। उसके बाद देखो अगला दिया हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड, कि मतलब इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्टार NO, क्या लिखा हुआ है, 2 स्टार NO, इसका मतलब है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो स्टार ऑपरेटर हमने यूज किया है, तो क्या होता है कि वही जो स्ट्रिंग होती है ना, नो, वो 2 बार आ जाती है, यानी कि 2 स्टार नो का मतलब है 2 बारी नो आ जाएगा। ठीक है, इस स्टार को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल दिस स्टार एज रेप्लीकेशन ऑपरेटर। हम इस स्टार को क्या कहते हैं, हम इस स्टार को कहते हैं रेप्लीकेशन ऑपरेटर। क्या कहते हैं, बोलो बेटा। रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है T3 स्टार एक्सक्लेमेशन का साइन। तो 3 बारी आप क्या, इसका क्या मतलब है कि आपका जो एक्सक्लेमेशन का साइन है वो 3 बारी आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में आपका वो 3 बारी आया था। और क्योंकि आपने बीच में प्लस यूज किया था, तो ये आपका नो 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 यहाँ से आ गया और एक्सक्लेमेशन का साइन यहाँ से आ गया, दोनों एक साथ आ गए। तो ये जो प्लस है ये कौन सा काम करता है, ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, मतलब ऐड करता है। ये किसका काम करता है, ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। किसका काम करता है, कॉन्कैटिनेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसने कहा प्रिंट टाइप 1+3। 1+3 का मतलब है 4, तो टाइप 4 का मतलब क्या आ जाएगा, इंटीजर। ठीक, उसके बाद टाइप 1+3.0। ठीक है, टाइप 1+30, तो 1+30 का मतलब है 4.0, और उसका टाइप मतलब उसकी डेटा टाइप क्या है, द डेटा टाइप इज फ्लोट, इसीलिए फ्लोट आया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड। 11+3 का कितना होगा, 14, तो ये क्या प्रिंट करेगा, आपको 14 प्रिंट करके देगा। एंड प्रिंट 11+3, प्रिंट 11+3, तो ये क्या देगा आपको, यानी कि देखो ये जो प्लस है ना, ये क्या काम कर रहा है, ये कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है, मींस इनको ऐड एक साथ रख कर देगा, यानी कि 1 1 3, इन दोनों को एक साथ कॉन्कैटिनेट करके देगा, तो ये है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज द फॉलोइंग कोड गिविंग एरर, एरर क्यों आ रही है। आपने देखो यहाँ पर 11+3 किया, उसको कोई तकलीफ नहीं, वो तो वो प्रिंट कर देगा। प्रॉब्लम तकलीफ है सेकेंड लाइन से, यहाँ पर आप एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट अलाउड। स्ट्रिंग को आप इंटीजर में ऐड नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड कर सकते हो, इंटीजर को इंटीजर से ऐड कर सकते हो। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल यील्ड एन इंटीजर टाइप वैल्यू एज इट्स आउटपुट। इनमें से कौन सा ऐसी एक्सप्रेशन है जो आपको इंटीजर देगा। तो आपको पता ही है, जहां पे देखो सीधी सी बात है, जहां पे पॉइंट नहीं है, जैसे यहाँ पर पॉइंट है तो फ्लोट ही देगा। जहां पर आपको पॉइंट नहीं दिख रहा, इसमें भी पॉइंट दिख रहा है, जिसमें पॉइंट नहीं दिख रहा, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, वो आपको इंटीजर आंसर ही देगा। तो ये तो मैथ्स है सिंपल, इसको आप करके देख सकते हो, ये सिंपल ही है। Considering the expression given in the previous example, which expression will yield the floating point result? तो फ्लोटिंग पॉइंट इसी वाले ऊपर वाले एग्जाम्पल में कहा है कि जहां पर देखो सीधी सी बात है, जहां पर आपको एक पॉइंट दिख गया वहां पे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई है वो कौन सी है, 5th है, 8th है, 9th है। ठीक है, 5th 8th 9th, they will yield a floating point result. Considering the expression given in the previous example 12, which expression will yield the string result?
तो इसमें से कौन सा जो है वो स्ट्रिंग करेगा, तो ये 3 and 4 will yield a string result। स्ट्रिंग आपको पता ही है, स्ट्रिंग मतलब कि जो सिंगल कोट, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में आपको जो आंसर मिल रहा है दैट इज अ स्ट्रिंग। आगे है कंसीडरिंग द एक्सप्रेशन गिवन इन द प्रीवियस एग्जांपल 10 which expression will yield an error and why। इसमें कहा एक्सप्रेशन 10, चलो अभी हम देखते हैं, we will see why the expression x or 10 will result in error because the minus operator is not a valid operator for string and integer values। for ये 10th वाले में देखो, यहाँ पर ये कह रहा है, देखो सीधी सी बात है कि ये तो आपका 5 तो आपका स्ट्रिंग है, ये 2 आपका इंटीजर है, तो इंटीजर और स्ट्रिंग को ना आप प्लस कर सकते हो ना आप माइनस कर सकते हो, इसीलिए इसमें वो आपकी क्या आएगी, दैट्स व्हाई यू विल गेट एन एरर। इज इट क्लियर बेटा? यस मैम। ठीक है, तो चलो अभी हम कल को आगे बढ़ेंगे 234 पेज से, ठीक है।